हेलो एवरीवन। क्लास 10th के सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए पहले प्रश्न को देखते हैं। 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? आंसर है फ्रांस की क्रांति हुई। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। यह 1799 तक किसी न किसी रूप से चलती रही। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण सामाजिक असमानता था। ये आप याद करेंगे कि फ्रांस की क्रांति का सबसे अगर मुख्य कारण की बात करते हैं तो वहाँ की सामाजिक असमानता था। वहाँ के समाज में समानताएं नहीं थीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है? बेल्जियम जो होता है वो लग्जमबर्ग सीमा के साथ अपना देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग की ओर नीदरलैंड से अपनी सीमा साझा करता है। बेल्जियम उत्तर पूर्व यूरोप में एक छोटा सा देश है। कौन? बेल्जियम। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था? तो यंग इटली किसने बनाया था? जूसेपे गैरिबाल्डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। यंग इटली एक संस्था है। यंग इटली क्या है? एक संस्था है जिसकी स्थापना 1831 ईस्वी में हुई थी। जूसेपे ने फ्रांस के मार्सलीज नामक नगर में किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? अभी आप तुरंत पढ़ के आए हैं 1789 और चला था कितना? 1799 तक। ठीक है, देखिए यहाँ अभी मैं बताया हूँ 1799 तक किसी न किसी रूप से चलता रहा। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? आंसर है जूसेपे गैरिबाल्डी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इटली के एकीकरण के जनक जोसेफ मैजनी को माना जाता है। इटली के एकीकरण में सार्डिनिया, पीडमॉन्ट राज्यों ने अगुवाई की थी। इटली की समस्या को काउंट काबूर ने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बनाया था। इटली के एकीकरण को तलवार गैरिबाल्डी को माना जाता है। इसी एकीकरण का श्रेय मैजनी, काउंट काबूर व गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इस प्रकार इन सभी के प्रयासों से इटली का एकीकरण 1870 में पूरा हुआ। वियना संधि वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि वियना की संधि कब हुई थी? 1815 ईस्वी में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वियना की संधि 25 मार्च 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के प्रेसिया, रूस और ग्रेट ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किया। यानी वियना की संधि 25 मार्च 1815 को हुई थी। और जब ये संधि हुई थी तब उस समय ग्रेट ब्रिटेन, रूस, प्रेसिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने इस पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था, अपनी सहमति दी थी। यह संधि नेपोलियन युद्धों के बाद यूरोप में शक्ति संतुलन बहाल करने का एक प्रयास था। अगला प्रश्न देखते हैं।
जूसेपी मोत्सिनी का संबंध किससे है? इटली के एकीकरण से। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जोसेफ मोज़नी इटली का राजनेता, पत्रकार था, एकीकरण का कार्यकर्ता भी था। इसे इटली का हृदय भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछेगा इटली का हृदय किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? जोसेफ मोज़नी। ये कौन था? ये इटली का एक राजनेता और पत्रकार था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेपोलियन संबंधित था किससे? तो नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था। अगला, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? या तो ऐसे पूछे, नेपोलियन संबंधित था तब भी फ्रांस से, नेपोलियन किस देश से संबंधित था तब भी फ्रांस से। व्याख्या देखिए, नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था, तो यानी जाहिर सी बात है फ्रांस से संबंधित होगा। मैं भारतीय हूँ तो भारत से संबंधित हूँ। वह 1804 से 1814 तक फ्रांस का सम्राट रहा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 9वां है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? बिस्मार्क का। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चंस को 10 बार पढ़िए। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क। ध्यान रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल बिस्मार्क नाम दे सकता है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका बिस्मार्क की थी। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा का नेतृत्व करना चाहा। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन नंबर बी, मोत्सनी, यानी ज्यूसेपे मोत्सनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? 1871 में जर्मन का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो आंसर है केसर विलियम प्रथम को। देखिए, 18 जनवरी 1871 को विलियम प्रथम को जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। कौन था? विलियम प्रथम था। 14 नंबर प्रश्न, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो आंसर है असीमित राजतंत्र की व्यवस्था थी, यानी उसी का शासन था। ठीक है, अयोग्य शासक नहीं था, ये आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15, जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। क्या था? आम जनता। अगला प्रश्न, जूसेपे मोत्सिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? यंग इटली। अगला प्रश्न, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? अश्वेत शक्ति की। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन, ये किसकी कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर मैटरनिख। किसके है? मैटरनिख की। तो इसका व्याख्या एक बार देख लीजिए। नेपोलियन जब फ्रांस का एक महान शासक बन चुका था और उसका प्रभाव पूरे यूरोप पे था, तो उसी समय उपयुक्त कथन मैटरनिख द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न संख्या 19, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? 1815 में।
नेपोलियन की पराजय 1815 में हुई थी। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नेपोलियन की पराजय 1815 में वाटरलू के मैदान में हुई, जहां उसे गिरफ्तार करके सेंट हेलेना कारागार भेज दिया गया। वहां 1821 में उसकी मृत्यु हो गई। 20 नंबर प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, यहां आ गया, बिस्मार्क का संबंध किस देश से था या किस देश से था? तो इसका आंसर है, बिस्मार्क जो है वो जर्मनी का था। ठीक है, बिस्मार्क जर्मनी का रहने वाला, ठीक है, जर्मनी का रहने वाला था। उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण उसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, तेन जर्मनी का जनक कौन है? कौन है बताइए? बिस्मार्क। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? जर्मनी। 24 प्रश्न, यंग इटली सोसाइटी की संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? आंसर नंबर मेजनी। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ? या फिर पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, यानी पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली से हुआ था। अगला प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? ऑप्शन नंबर सी, 1848। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1793 में सर्वप्रथम फ्रांस ने गणतंत्र की उद्घोषणा की। सन 1848 में सम्राट को सिंहासनच्युत कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हो गई। यही गणतंत्र सर्वमान्य है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, मार्टिन लूथर कौन था? उसका मुख्य योगदान क्या? देखिए, डॉक्टर मार्टिन लूथर की अगर बात करते हैं तो ये किंग जूनियर अमेरिका का एक पादरी था। आंदोलनकारी एवं अफ्रीकी अमेरिका नागरिक अधिकारों के संघर्ष के प्रमुख नेता थे। उन्हें अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। अमेरिका का गांधी भी कहा जाता था। ठीक है ना। अगला प्रश्न, 1848 फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत या प्रारंभ कब हुआ? 1914 से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ। यह 1918 तक चलता रहा। चलिए अगला प्रश्न, अब ये दूसरा चैप्टर है आपका। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? ठीक है, देखिए, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया। जबकि अगर खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनके सहयोगियों ने इसे चलाया। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, यहाँ लिखा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अबुल कलाम आज़ाद और उनके सहयोगियों ने चलाया, जबकि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन चलाया था।
ये क्वेश्चंस आप हमसे कोचिंग संस्थान में जरूर पूछेंगे। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न, गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुलामगिरी के लेखक कौन है? गुलामगिरी के लेखक कौन है? आंसर है ज्योतिबा फूले। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थे। इन्हें ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नाम से जानते हैं। यह समाज सेवक, लेखक और क्रांतिकारी थे। इस पुस्तक में इन्होंने भारत के लोगों की गुलामी को संदर्भित किया था। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ था? तो असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। कब लिया गया था? 1922 में। पास में है। अगला प्रश्न, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चौरी चौरा घटना परिणाम स्वरूप 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? 1878 को। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लीटन द्वारा 1878 ईस्वी के पास हुआ था। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों पर रोक लगा दिया था। तो इसका मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये लीटन के शासनकाल में, जब लीटन वायसराय था तब उसी के शासनकाल में इसे कहीं न कहीं जो भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे समाचार पत्र, उन पर रोक लगा दिया था। आगे चलिए। हिंद स्वराज, कह रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2024 में, 23 में, 22 में। इसके साथ साथ ये देखिए मार्का या सीरीज देखिए, ठीक है ना, ये ठीक ठाक क्वेश्चंस है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप देखेंगे ध्यान से, टोटली इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, हिंदी स्वराज, सत्य के मेरे प्रयोग आदि महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार इसे इरेज कर करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये पूरा आप देखेंगे, लिखा है कि हिंद स्वराज सत्य के मेरे प्रयोग, यानी हिंद स्वराज की बात कर रहा है या सत्य के मेरे प्रयोग की बात कर रहा है। ये सब महात्मा गांधी की रचनाएं हैं। हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी ने इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान किया था। यानी हिंद स्वराज की बात हो या सत्य मेरे प्रयोग की बात हो, ठीक है, तो इसकी जो रचनाकार हैं, ठीक है, ये महात्मा गांधी जी हैं। ये लेखक हैं, वो वही लिखे थे। अगला प्रश्न है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? कहाँ है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी, ये है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी सन 1882 में की थी। आनंद मठ बांग्ला भाषा की उपन्यास है। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले कौन सी पुस्तक लिखी थी? आंसर, गुलामगिरी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक लिखी जिसका अर्थ गुलामी है। इन्होंने उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1919 में, जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसी के आसपास। देखिए,
रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ। इस एक्ट का उद्देश्य देश में बढ़ते राष्ट्रवादी विद्रोह को रोकना था। उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड मिंटो। तो एक बार से लॉर्ड मिंटो था। ठीक है ना? कब? यानी जब रॉलेट एक्ट आया था तो उस समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड मिंटो था। कौन था? लॉर्ड मिंटो था। ठीक है ना? आगे चलिए। प्रश्न संख्या 9, गुमास्ता क्या है? गुमास्ता वेतनभोगी कर्मचारियों का। ठीक है, आगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा गुमास्ता नामक वेतनभोगी नौकर नियुक्ति किया गया था, जिसका काम कंपनी को उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए कारीगरों, स्थानीय बुनकरों के साथ सौदा करना था। प्रश्न संख्या 10, जलियांवाला बाग के हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? है झंडूबाम। यह था एक लॉर्ड डलहौजी था। प्रश्न संख्या, आइए इसकी व्याख्या से देखते हैं। जलियांवाला बाग के हत्याकांड में जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चली थीं, जिसमें निहत्थे भारतीय लोग थे, उन्हीं की जान चली गई थी। बस में ये भारत के जितने भी निरपराधी लोग थे वो कहीं न कहीं, अब आप जानते होंगे, आप लोग में एक सर्ग आता है मातृभूमि में। उसमें क्या होता है कि एक रॉलेट एक्ट दस्तावेज आती है जो कि एक दमनकारी कानून था। उसको जब लाते हैं तो भारत में कहीं न कहीं एक आक्रोश की भावनाएं पैदा हुई। अब भारतीय लोग जितने भी थे वो कहीं न कहीं जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे, और जब जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लगे तो जो अंग्रेज थे वो भयभीत हो गए, और जब वो भयभीत हो गए तभी ये वाला जलियांवाला बाग का हत्याकांड की घटना को अंजाम दिए थे। तो चलिए ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं 11, निम्नलिखित में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। पटेल के नेतृत्व से प्रभावित होकर बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसका मतलब सरदार की उपाधि उन्हें कौन दिया था? तो बारदोली की जो महिलाएं थीं वो उन्होंने सरदार की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, 13 अप्रैल 1919 को किचलू योम सत्यपाल रेड्डी के गिरफ्तारी के विरुद्ध में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो आप जान रहे हैं, महात्मा गांधी को। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहकर संबोधित किया जाता है। यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा भारत पर आज़ाद हिंद फौज के अभियान के दौरान दी गई। इसका मतलब राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। कब किया था? आज़ाद हिंद फौज की जब अभियान चल रही थी तो उसी दौरान इन्होंने कहा था। 14 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम। कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कौन था? ए.ओ. ह्यूम। आगे चलते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए, कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न,
16 नंबर, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? 1922 में। तभी तो असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। और चौरी चौरा जो स्थान है कहाँ है? गोरखपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है नमक कानून तोड़कर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 को डांडी नमक कानून तोड़कर की गई। 18 नंबर देखते हैं। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? यह भी इम्पोर्टेंट है। भारत में शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। चलिए प्रश्न संख्या 19, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष महात्मा गांधी द्वारा 8 अगस्त 1942 को किया गया था। प्रश्न संख्या 20, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया था? 1920 में और 1922 में बंद। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है 22, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो देखिए, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते हैं। सेकंड वाला, वह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है। तीसरा वाला, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। यानी ये सभी ऑप्शन सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 1915 में। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट। अगला, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1900। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1930 में। 6 अप्रैल 1930 को चलाया गया। प्रश्न संख्या 27, भारत वापस आने पर महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया था, कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। जबकि राष्ट्रगान जनगण मनगण रविंद्रनाथ टैगोर ने। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? तो एक समाज सुधारक थे। केसरी नामक पत्रिका किससे संबंध है? तो केसरी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। अगला चैप्टर, तीसरे चैप्टर पे आप पहुंच चुके हैं। पहला प्रश्न, 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? तो कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन था। अगला प्रश्न, कार्नला से संबंधित देश है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा था कब? कृषि क्षेत्रों पर। अगला प्रश्न, 1929 में ध्यान दीजिएगा, 1929। आइए इसकी व्याख्या देख लेते था। ये महामंदी जैसे भयावह आर्थिक घटना कृषि से संबंधित है, जो कि 1929 में घटित हुई थी और इसका सबसे बुरा असर पड़ा था किस पे? कृषि क्षेत्रों पर। आइए प्रश्न चौथा देखते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित
किया गया था? रियो डी जेनेरो में, ये जेनेरिया। अफ्रीका में रीडर पेस्ट क्या था? तो एक बीमारी। रीडर पेस्ट जो है एक बीमारी से संबंधित है। ये बीमारी कहाँ की है? अफ्रीका की। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6वां, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे सामान्य मार्ग क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय कंपनियों को खरीदना। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनाया गया था। इसलिए प्रत्येक 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 1992 में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र ने एक सम्मेलन किया जिसे रियो डी जेनेरिया सम्मेलन में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन 3 से 4 जून 1992 तक ब्राजील और रियो डी जेनेरिया में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है, ये केवल एक ही देश के अंदर की बात हो रही है, अतः इसे आंतरिक व्यापार के नाम से जानते हैं। और जब एक देश से, जैसे ये नेपाल है, ये इंडिया है, जब एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का आयात निर्यात करेंगे तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जानते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो सतत पोषणीय विकास से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय। देखिए क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को, तो ही तो हुआ अंतर्राष्ट्रीय। और जब एक ही देश के अंदर होगा तो उसे आंतरिक व्यापार। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब हुआ था? 1929 में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है 14 नंबर, बेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप। अगला प्रश्न है, 1929 में आर्थिक महामंदी का एक मुख्य कारण क्या था? उद्योगों की संख्या में वृद्धि करना। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था? ऑप्शन नंबर चौथा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। 18वां नंबर, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है 19 नंबर, 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यहाँ होना चाहिए देशों, ठीक है ना। 2 देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। चलिए ठीक है। अगला, संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है?
न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला प्रश्न, गुजरात प्रांत के समुद्री तट पर स्थित किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है? सूरत बंदरगाह। अगला प्रश्न है, 1885 में भारत की पहली जूट मिल लगाई गई। पहली जूट मिल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल में। 18वीं शताब्दी के अंत में नए युग का पहला प्रतीक किसे माना गया? नए युग का पहला प्रतीक कपास को माना गया। किसे? कपास को। अगला प्रश्न, औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, मार्टिन लूथर थे एक धर्म सुधारक। इंपॉर्टेंट है, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। ठीक है। हाथ के कागज पर हस्तलिखित पुस्तक को कहा जाता है क्या? उसे पांडुलिपि बोलते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किस शताब्दी में आई थी? 16वीं शताब्दी में। तो ये पूरी तरीके से 100 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट किए हैं और अगला वीडियो कल आएगा। ठीक है, तब तक इतना एक बार आप रिवाइज कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कहने की ज़रूरत न पड़े कि बार बार ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर बनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके हित के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सब बहुत ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कहीं ना कहीं पिछले 2020 से अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ अगर आप ध्यान देंगे, देखिए 2020 में पूछा हुआ है, 2024 में पूछा हुआ है। इसका मतलब पिछले 5-6 सालों के पेपर का एनालिसिस किया हुआ है। यहाँ से क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएगा, सबसे ज़्यादा इसी पे फोकस आपको करना है। तो चलिए ठीक है, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो आपको पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।